एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बेसिकली सिलेबस हमें अवेलेबल होता नहीं है, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हमें सिलेबस मिलता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे सीनियर्स इतने काम के नहीं थे कि वो हमें सिलेबस प्रोवाइड कर सके। टीचर्स के पास इतना टाइम होता नहीं कि वो हमें सिलेबस दे सके, तो ये कैसे कैसे जुगाड़ करके सिलेबस ढूंढना पड़ता है। पर आप लोगों को ये यहीं पर मिल जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट सेम टू लास्ट सेम यानी 6 सेमेस्टर तक का सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सिर्फ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं है, ये एमडीयू यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी है, क्योंकि ये एमडीयू यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस है। एमडीयू यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस होता है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। क्वेश्चन पेपर का भी सेम पैटर्न होता है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस भी इन लोगों के सेम ही आते हैं। हमें तो कभी कभी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिलते थे, तो हम तो एमडीयू में से पढ़ लेते थे और उसमें से बेसिकली क्वेश्चन आते थे। तो इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हमें ज़्यादा दिमाग घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, क्योंकि फर्स्ट सेम में बहुत ज़्यादा न्यू होता है सब कुछ, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। ऑब्वियस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा सॉरी फॉर फंबल, जो हमारा सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है वो हमारा 5 यूनिट में डिवाइड होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा सिलेबस तो 4 यूनिट में डिवाइड है और हमारा क्वेश्चन पेपर 5 यूनिट का आएगा। तो ऐसा होता है कि पहले यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। दूसरे यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। तीसरे यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। और चौथे यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। बट उनमें से एक ही अटेम्प्ट करना है, मतलब सॉरी। और उसके बाद जो 5th यूनिट आएगी आपकी, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 8 या 9, हाँ 16 × 2, हाँ ये मार्क्स होते हैं उसके। 16 मार्क्स का होता है वो टोटल क्वेश्चन। हर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो एटलीस्ट 2 मार्क्स का होता है, तो आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ता है। और ये सारा का सारा चारों यूनिट का मिक्सचर होता है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसमें कोई ऑप्शन, कोई रियायत मिलती ही नहीं है। तो यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज एंड इट्स फीचर्स। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रो के बारे में। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि अगर हमें नोट्स बनाने हैं या पेपर अटेम्प्ट करना है तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा इस टॉपिक को लेके। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंट्रो, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, इसके फाउंडिंग फादर कौन थे, और क्या कहते हैं इसकी कमेटीज में जो जितने भी मेंबर्स थे वो कौन थे। उसके बाद ये हमारा क्या कहते हैं असेंबल कब हुआ, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा उसके बारे में। उसके एटलीस्ट 1 से 1.5 पेज आप लोगों को भरना पड़ेगा ये इंट्रो में, वरना आपका क्वेश्चन पेपर, मतलब जितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन है उतने मार्क्स का आपका आंसर नहीं बन पाता इसमें। एटलीस्ट 1 से 1.5 पेपर तो आपको इंट्रो में भरना पड़ेगा, जिसमें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखना है, उसके फॉर्मेशन और ये सब आप लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी मेन बॉडी पे, यानी कि सोर्सेज एंड फीचर्स पे। तो सोर्सेज बेसिकली होते क्या है कि जैसे कि हमें पता है जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैग ऑफ बोरोइंग है। बैग ऑफ बोरोइंग का सिंपल मतलब होता है कि बहुत जगह से उधार लिया गया है। बोरो का मतलब उधार ही होता है। जो वर्ल्ड के सारे हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने वर्ल्ड के सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उनमें जो पॉजिटिविटी थी वो पॉजिटिविटी अडॉप्ट करके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, इसलिए उन्हें बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। तो किस किस देश से हमने कौन सी रूल्स, लॉज और ये सब लिए, हम उस सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखने वाले हैं और पढ़ने भी वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स बेसिकली ये होते हैं कि उसके मतलब उसमें चीज़ें क्या दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट फीचर हमारे ये हो गया बैग ऑफ बोरोइंग है। सेकंड, दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा। और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चंस में ऐसा हो कि आपको कंक्लूजन देने की ज़रूरत पड़ सके, तो आप लोग उसको कंक्लूजन देंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और उसमें आपका 1 आधा मार्क्स वो एक्स्ट्रा दे ही देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले होता है, जिसमें लिखा होता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये उसे प्रीएम्बल बोलते हैं। तो वो प्रीएम्बल होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि वो कैसे बना। उन सब चीज़ों की लाइन, हर जो लाइन प्रीएम्बल में लिखी हुई है वो किसी न किसी चीज़ से रिलेट करती है। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे इंडिया में है वो एक सेकुलर कंट्री है, उसमें हर धर्म को इक्वल राइट मिलेगा और किसी को स्पेशलाइज्ड रिलीजन के क्राइटेरिया में नहीं रखा जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में और उसमें हमें पढ़ना होता है। उसके बाद आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसे हिंदी में हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं।
कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, कौन से आर्टिकल में वो दे रखे होते हैं, उसके बाद उनको हर छोटे छोटे उसमें एक्सप्लेन करना होता है सबसे पहले। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। अब हमें फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं उसके साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती है, जैसे हमारे नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, जो हमारी कंट्री की प्रॉपर्टी है यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना, हमारे इन्वायरमेंट को ठीक रखना, एनिमल्स को और दूसरे ह्यूमन बींग की रिस्पेक्ट करना और उन्हें सेव करना, ये सब। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, मतलब सिलेबस की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बेसिकली कुछ गाइडलाइंस आती है स्टेट के लिए। अब वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेशराइज नहीं किया जाता है स्टेट को कि आप लोगों को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं। वो जो होती है वो बेसिकली स्टेट का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है कि उन्हें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है कि नहीं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यही लगा लो कि जो एजुकेशन है, मिनिमम एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन सारे बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसे बाइंड नहीं कर सकती कि आपको ये सब प्रोवाइड करना ही करना है। तो आप लोगों को आई होप सो कि फर्स्ट यूनिट का सिलेबस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और माई इंस्टाग्राम पेज। आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर